हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू क्लास। हम अपनी लास्ट क्लास को कंटिन्यू करेंगे। वी वर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर हमने यूएनओ के बारे में जाना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाना। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी देखोगे आप दो टाइप की थी जिनके बारे में हम लोगों ने बात करी थी, इंटर गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल। इंटर गवर्नमेंटल लाइक लीग ऑफ नेशन, यूएनओ, ठीक है। इसकी हिस्ट्री के बारे में जाना कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद आपका लीग ऑफ नेशन बनता है, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वार होता है। देन आपका एक लीग ऑफ नेशन का अपडेटेड रूप आपको देखने को मिलता है, दैट इज़ यूएनओ, जो आपका कब बना था 24 अक्टूबर 1945। सेकेंड हमने बात करी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन लाइक एमनेस्टी इंटरनेशनल, वी टॉक्ड अबाउट दैट थिंग। इंपॉर्टेंस क्या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की उसके बारे में जाना, राइट। एंड वी ऑल्सो टॉक अबाउट इवोल्यूशन ऑफ द यूएन, ठीक है। लीग ऑफ नेशन आता है आपका 1919 साइन होता है और 1920 में वो इफेक्ट में आ जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वार आपको देखने को मिलता है 1939 से 1945। एंड उसके बाद आपको देखने को मिलता है क्या, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ 24 अक्टूबर 1945। फिर हमने बात करी, अगर बात करें फाउंडिंग मेंबर्स, दैट वाज 51, ठीक है। अब बात करेंगे मेन ऑर्गन्स, दैट इज़ 6। कौन कौन से, सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप, राइट, एंड सेक्रेटेरिएट। करंट में अगर बात करूँ जनरल सेक्रेटरी कौन है, दैट इज़ एंटोनियो गुटरेस। एंड कुछ मेन एजेंसीज़ हैं उनके बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी, चाहे वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, WTO या फिर WHO, ठीक है। नाउ अब जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ रिफॉर्म्स, ठीक है। कहाँ पर, यूएन में। कब, आफ्टर द कोल्ड वार। कोल्ड वार आप देखोगे कब खत्म होता है आपका, डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR, वो कब हुआ आपका 1991, ठीक है। चलो, द कोल्ड वार एंडेड विद द फॉल ऑफ द सोवियत यूनियन, ऑफ कोर्स नो डाउट खत्म हो गया। एक सिंगल सोल सुपर पावर रह जाता है, दैट इज़ USA। इट लेड टू सोशल चेंजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। दो रिफॉर्म्स देखने को मिलेंगे, फर्स्ट इज़ रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस एंड सेकंड वन दैट जुरिस्डिक्शन ऑफ द यूएन। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे को डिस्कस करने हैं। अब फर्स्ट रिफॉर्म्स की अगर बात करें, दैट रिफॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस, यहाँ पर आप देखेंगे इन 1992 द यूएन जनरल असेंबली अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन। इट रिफ्लेक्टेड 3 मेन कंप्लेंट्स। क्या क्या इश्यूज उठाए गए, दैट फर्स्ट वन, द सिक्योरिटी काउंसिल नो लॉन्गर रिप्रेजेंट कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल रियलिटीज़, है ना, कि जो क्योंकि कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया। पहले आप देखोगे जो पूरा वर्ल्ड है वो बाइपोलैरिटी पर चल रहा है ना, दो ग्रुप्स में, वन साइड इज़ कैपिटलिज्म, अनदर साइड इज़ कम्युनिज्म, है ना। लेकिन अब क्या है, USSR डिसइंटीग्रेट हो गया, तो वो चीज़ें अब रेलिवेंट यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। अनदर थिंग दैट इट्स डिसीजन रिफ्लेक्ट ओनली वेस्टर्न वैल्यूज़, ठीक है। जो यूएनओ की साइड से डिसीजन लिए जा रहे हैं कहीं ना कहीं वो किसके इंटरेस्ट को दिखा रहे हैं, वेस्टर्न, किसके वैल्यूज़ को दिखा रहे हैं, वेस्टर्न वैल्यूज़ को, ठीक है। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनका इशू इससे रिलेटेड। एंड अनदर थिंग जो इससे मिलता जुलता है, दैट इट लैक्स इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन, राइट। डोमिनेट कौन कर रहा है ज़्यादा, वेस्टर्न कंट्रीज़, ठीक है। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है। और जब ये सारे इश्यूज उठाए जाते हैं तो यहाँ पर चेंजेस की बात होगी, जैसे दैट यूएन जनरल सेक्रेटरी कोफी एनन, किसने बात करी, यूएन जनरल सेक्रेटरी कोफी एनन इनिशिएटेड एन इंक्वायरी, कब करी है, 1997, दैट हाउ शुड न्यू सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स बी चूजन, कि जो अब जो नए मेंबर्स चुने जाएंगे वो किस तरह से चुने जाएंगे, ठीक है। एज अ रिजल्ट some of the criteria that have been proposed for new permanent and non-permanent members of the Security Council, कि क्या क्राइटेरिया है, आपको ये मिनिमम क्राइटेरिया फॉलो करना है। नंबर 1, वो कंट्री कैसी होनी चाहिए, अ मेजर इकोनॉमिक पावर, अ मेजर मिलिट्री पावर, अ सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर टू द यूएन, अ बिग नेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉपुलेशन, ठीक है। देन अ नेशन दैट रिस्पेक्ट डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, ठीक है, वहाँ पर डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स की वो रिस्पेक्ट करता हो। अ नेशन दैट कैन मेक मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्ल्ड्स डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ जोग्राफी, इकोनॉमिक सिस्टम एंड कल्चर, ठीक है। ये बताया कि नॉन परमानेंट या परमानेंट मेंबर बनने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। हालांकि वो बात अलग है कि परमानेंट मेंबर्स
कोई बन ही नहीं पा रहा, ठीक है, वो चीज़ें लिमिट कर दी गई, ठीक, उनके बारे में भी बात करेंगे। देन वी टॉक्ड अबाउट jurisdiction of the UN. As the UN completed 60 years of its existence, the heads met in 2005 to celebrate the anniversary and review the situation. They decided to take certain steps to make UN more relevant. कौन कौन से स्टेप लेने की कोशिश करी? स्टेप्स देखने को मिलेगा हमारे को। क्या करा इन्होंने यहाँ पर? क्रिएशन ऑफ पीस बिल्डिंग कमीशन, क्या बनाया इन्होंने? पीस बिल्डिंग कमीशन। फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स काउंसिल। एग्रीमेंट टू अचीव द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। मेन गोल्स की अगर बात करें कितने थे? 8। क्या मेन अगर देखोगे आपको क्या करना है? आपको पॉवर्टी को रिमूव करना है, ठीक है, हेल्थ पर फोकस करना है, राइट, एजुकेशन पर फोकस करना है। तो ये मेन टारगेट था किसका? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का। ओके, देन क्रिएशन ऑफ डेमोक्रेसी फंड टू वाइंड अप ट्रस्टीशिप काउंसिल। आप याद होगा सस्पेंड हो गया आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ पलाव 1 नवंबर 1994, याद है ना, लेकिन अभी भी पार्ट है। एंड कंडेमनेशन ऑफ टेररिज्म, किसके अगेंस्ट में? आप किसको? टेररिज्म के, राइट, कि अगर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं तो उसको अपोज करना है, चाहे फिर वो किसी भी कंट्री में हो, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं इंडिया एंड यूएन रिफॉर्म। इंडिया भी तो परमानेंट मेंबरशिप की डिमांड कर रहा है ना, कैसे बनेगा, क्यों बनना चाहिए, ठीक है। इंडियाज़ मेजर कंसर्न इज स्ट्रक्चरल चेंजेस टू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। इंडिया विशेस टू गेट परमानेंट मेंबरशिप इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एंड इट हैज़ इट्स ओन क्लेम्स फॉर इट, ठीक है। क्लेम करता है क्या? यहाँ पर फर्स्ट होगा, ठीक है, क्या होगा यहाँ पर? फर्स्ट। अब तो नंबर 1 पे हो गया ना पॉपुलेशन में अगर बात करो, है ना, कौन सा नंबर पे हो गया? नंबर 1 पे, ठीक है। दैट इंडिया इज द फर्स्ट मोस्ट पॉपुलस कंट्री, लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया हैज़ एन एक्टिव रोल इन यूएस पीस बिल्डिंग मिशन, है ना, IPKF इंडियन पीस कीपिंग फोर्स इंडिया ने भेजी हुई है, ठीक है। प्लस इंडिया इज़ वन ऑफ द फास्ट डेवलपिंग कंट्रीज़, रेगुलर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर टू UN। प्लस इसके साथ साथ आप देखोगे इंडिया दैट वो क्या है? एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है ना, क्या है? एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर, ठीक है। लाइक जैसे इसके अलावा आप देखोगे G4 का ग्रुप भी बना हुआ है, किसका? G4, ठीक। इस G4 में आपका कौन आ गया? ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया और जापान, ठीक है। 4 ग्रुप हैं G4 में, कौन कौन से? ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया और जापान। तो जो रशिया है, ठीक है, वो सिर्फ इंडिया के फेवर में है कि इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए, बट वो किस चीज़ के फेवर में नहीं है? वो वीटो के फेवर में नहीं है, विदाउट वीटो। क्या इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिलना चाहिए, बट विदाउट वीटो, ठीक है। एंड इसके अलावा आप देखोगे जब 2010 में बराक ओबामा, ठीक है, वो भारत यात्रा के पर आए थे, तब उन्होंने भी सपोर्ट करा था कि हाँ ठीक है इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। अगर बात करूँ, इंडिया परमानेंट मेंबरशिप की डिमांड कर रहा है कब से? 1979 से, ठीक है, ट्राई कर रहा है। एंड अभी भी उसके एफर्ट और ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक। एंड क्यों मिलनी चाहिए परमानेंट मेंबरशिप, वो चीज़ आपको बताई मैंने, ठीक है। इवन जब इंडिया को ऑफ़र करी गई है, ठीक है, US ने 1950 में, ठीक है, और USSR ने 1955 में इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप ऑफ़र करी थी, ठीक। लेकिन हमने क्या करा? हम दूसरे की सीट हड़प नहीं चाहते थे, तो हमने कहा कि ये चीन की सीट है, ठीक है, आप चीन को दे दो। और आज हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? चीन ही है परमानेंट मेंबरशिप के लिए, ठीक है। तो चीन को क्या करना चाहिए? सपोर्ट करना चाहिए, राइट। नाउ प्रॉब्लम्स कह रही है, क्या चीज़ें जो क्वेश्चन कर रही हैं किसकी? इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं? लाइक इंडियाज डिमांड टू गेट परमानेंट मेंबरशिप इन सिक्योरिटी काउंसिल इज क्वेश्चन बाय सम फैक्टर्स लाइक आवर नेबरिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान एंड चाइना ऑब्जेक्ट टू इंडियाज इंक्लूजन इन द सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबरशिप। हालांकि नॉन परमानेंट में देखोगे आप, इंडिया 7 बार अभी तक नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है, किसका? सिक्योरिटी काउंसिल का, ठीक है। लेकिन अब वो डिमांड कर रहा है किस चीज़ की? परमानेंट मेंबरशिप की, ठीक। सो ये सपोर्ट में नहीं है आपका पाकिस्तान, चाइना। प्लस न्यूक्लियर पावर है, लाइक हमने NPT भी साइन नहीं करी है,
है ना, नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी विच वॉज साइंड इन 1968, हमने साइन ही नहीं करा। ऑफकोर्स दैट वाज डिस्क्रिमिनेटरी, पढ़ा है आप लोगों ने उसके बारे में। एंड सिमिलर डिमांड्स फ्रॉम ब्राज़ील, जर्मनी, जापान, साउथ अफ्रीका, तो ये चीज़ें और डिफ़िकल्ट कर दी हैं। प्लस इसके अलावा और कुछ चीज़ें बताऊँ, दैट इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट याल्टा फार्मूला 1945, क्या बताया मैंने आपको, याल्टा फार्मूला, है ना, एक था याल्टा फार्मूला, कब, 1945, ठीक है। इसमें क्या करा गया था कि जो सीट्स हैं किसकी, परमानेंट मेंबरशिप की, है ना, यहाँ पर क्या कर दिया कि आपने यहाँ पर सीटों को, वीटो को फिक्स कर दिया, राइट, मेंबर्स और वीटो आपने फिक्स कर दी, ठीक। एंड इंडिया वाज आल्सो दैट कंट्री हु सपोर्टेड दैट थिंग, ठीक। अगर आपको उसमें चेंजेस करने हैं तो जो यूएन चार्टर का आर्टिकल 108 है, आपको उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। इस चार्टर में आपको अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। अब इसमें क्या है कि जितने भी परमानेंट मेंबर्स हैं, राइट, और नॉन परमानेंट मेंबर्स, वो सपोर्ट करेंगे। और एंड में ये जो बिल है 2/3 मेजोरिटी से, राइट, 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए, कहाँ से, जनरल असेंबली में, ठीक। तो वो इजी नहीं है। एंड P5 में देखो चीन, यूएस, हमें श्योरिटी नहीं है कि ये सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, है ना। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोग फेस कर रहे हैं कि परमानेंट मेंबर होगा या नहीं होगा, ठीक। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। इसके अलावा और जो चैलेंजेस हैं, लाइक आप देखोगे एमनेस्टी इंटरनेशनल, है ना, जो उसकी रिपोर्ट है वो अगेंस्ट में आते हैं कि लाइक आप देखोगे वो कहते हैं कि कम्युनल राइट्स इंडिया में हुए हैं, तो वो जो एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है वो इस इंडिया के फेवर में नहीं है। प्लस जो डेथ पेनल्टी है वो अभी भी है इंडिया में, ठीक। एंड एनपीटी हम लोगों ने साइन नहीं करी। सो ये सारे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से जो चैलेंज क्रिएट करते हैं इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप में। ओके, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हुआ होगा, ठीक है, दैट इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप क्यों मिलनी चाहिए या क्या चैलेंजेस हैं। क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है तो आप लोगों को समझना होगा वो चीज़ें। नाउ अब बात करते हैं यूएन इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड। यूनिपोलर वर्ल्ड दैट मीन्स ओनली सिंगल सुपर पावर, दैट इज यूएसए, ठीक है। दैट यहाँ पर ध्यान देंगे, US became all powerful and dominant with fall of the Soviet Union. 1991 USSR disintegrate हो गया, सिंगल सुपर पावर कौन रह गया अब, USA. Among those countries who wanted restructuring of the UN hoped that UN can serve as a balance against US dominance. कि माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं US को कंट्रोल करेगा, ठीक है। It can maintain a dialogue between the rest of the world and US and prevent US from doing whatever it wants. क्या बट एक्चुअली में वो चीज़ हो पाई, शायद नहीं, है ना। But very often UN failed to control the American hegemony. That's true due to certain factors. अब क्या रीज़न थे कि कंट्रोल नहीं कर पाया। फर्स्ट, अमेरिकन मिलिट्री एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बहुत मजबूत है। सेकेंड, द लार्जेस्ट फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर टू द UN among the UN staff many are अमेरिकन सिटीजन्स। जो मेंबर्स हैं, है ना, जो स्टाफ है UN का, उसमें मोस्टली आपको कौन देखने को मिलेगा, अमेरिकन सिटीजन, राइट। The veto power makes the US all the more formidable. क्या कोई बिल आ रहा है, नेगेटिव वोट है ना, वीटो, व्हाट इज वीटो, दैट इज अ नेगेटिव वोट, पास ही नहीं होने दिया, मना कर दिया उसको, वो बिल पास ही नहीं हो सकता। इवन इन द चॉइस ऑफ द UN सेक्रेटरी जनरल द US हैज़ अ ग्रेटर से, मतलब जो जनरल सेक्रेटरी चुना जा रहा है उसमें भी किसका इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिल रहा है आपको, US का, ठीक है, वहाँ पे भी डोमिनेट कर रहा है। सो from above mentioned points, it is seen that the UN can never be as a balance to the US. नहीं कर पा रहा, but it has succeeded in bringing the US and rest of the world into discussion over various issues. कि कोई issues है तो आप वो अपना जरूर US में रख सकते हो, but dominate कौन कर रहा है यहाँ पर, अभी भी USA, ठीक है। अब बात करते हैं the relevance of the US. Interdependence of nation and the growth of technology make the UN more relevant today. It is essential and succeeded in an extent to tackle the issues like population, global warming, epidemics, terrorism, migration, climate change, etc. ये सारे issues आपको एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर ये आप उठा सकते हो, है ना।
right? As long as there are wars and conflict, it is more relevant ड्रॉबैक्स ऑफ द यूएन। आप देखोगे यूएन थर्ड वर्ल्ड वॉर रोकने में कामयाब रहा है, हाँ, लेकिन वो बायलैटरल वॉर रोकने में उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। वेरी ऑफन फेल टू प्रिवेंट द वॉर्स, नो डाउट दैट्स ट्रू, नहीं रुक पाए ना। ऑफन रिमेन एज डेलिबरेटिव बॉडी, राइट। प्लस एक्सेसिव अमेरिकन डोमिनेशन टू द डे टू डे एक्टिविटी ऑफ यूएन। कौन डोमिनेट कर रहे हैं यहाँ पर? यूएसए। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूएनओ। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनाइजेशन और हैं जिनके बारे में जानना इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। चलिए अब उनके बारे में बात करते हैं। सो सबसे पहले आपका क्या? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, राइट, that is IMF. IMF is an international organization that oversees those financial institutions and regulation that act at the international level. मेन टारगेट क्या है? लोन प्रोवाइड करना। फाइनेंशियल मेंबर्स की अगर बात करूँ कितने हैं? 191, ठीक है, राइट। लेकिन सबको इक्वल राइट नहीं है यहाँ पर। सबसे ज़्यादा शेयर किसका हो रहा है? G7 मेंबर्स। G7 फिर आपका कौन होगा? UK, USA, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान और कनाडा। इन देखो, यूएसए का शेयर 16.52%, राइट, जापान का शेयर 6.15%, जर्मनी का शेयर 5.32%, फ्रांस का शेयर 4.03%, यूके का शेयर 4.03%, इटली का शेयर 3.02% एंड कनाडा का शेयर कितना है? 2.22%, ठीक है, इनका शेयर है, वोट शेयर। चाइना की अगर बात करें 6.09%, इंडिया का शेयर 2.64%, रशिया 2.59%, ब्राज़ील 2.22% एंड सऊदी अरबिया का शेयर कितना है? वोट शेयर, दैट इज़ 2.02%, राइट। चलो ठीक, लोन प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना, एड प्रोवाइड करना। इसी तरह से आपका सेम टाइम पर आपका क्या बना हुआ है? दैट इज़ वर्ल्ड बैंक, ठीक है, 1944, ठीक है। The World Bank was created during the Second World War in 1944. Its activities are focused on the developing countries. It works for human development like education, health, agriculture and rural development, environmental protection, है ना, establishing and enforcing regulation, infrastructure and governance, राइट, इन सब पर फोकस कर रहा है। क्या कर रहा है? लोन प्रोवाइड कर रहा है, ग्रांट प्रोवाइड कर रहा है, किसको? मेंबर कंट्रीज़ को। इन दिस वे इट एक्सरसाइज इनॉर्मस इन्फ्लुएंस ऑन द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़, ठीक है, कि हमारी टर्म्स एंड कंडीशन मानो तो अब लोन मिलेगा, ऐसे ही तो नहीं दे रहे ना। इट ऑफन क्रिटिसाइज फॉर सेटिंग द इकोनॉमिक एजेंडा फॉर द ऑफ द पुअर नेशन, अटैचिंग स्ट्रीजेंट कंडीशन टू इट्स लोन एंड फोर्सिंग फ्री मार्केट रिफॉर्म्स। लोन प्रोवाइड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपनी कंडीशन भी रख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका क्या? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कब बना? 1 जनवरी 1995। किसकी जगह आया? जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। इससे पहले ये था, हालांकि अभी भी बना हुआ है, ठीक है। द वर्ल्ड ट्रेड organization is an international organization which sets the rules for global trade. This organization was set up in 1995. देखो आगे ना यहाँ पे, as the successor of GATT, General Agreement on Trade and Tariff, created after the Second World War. ये कब बना था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। अगर बात करें मेंबर्स की, 164 मेंबर्स, ठीक है। ऑल डिसीजन आर टेकन यूनिनमसली बट द मेजर इकोनॉमिक पावर सच एज US, यूरोपियन यूनियन, जापान हैव मैनेज्ड टू यूज द WTO टू फ्रेम रूल्स ऑफ ट्रेड टू एडवांस देयर ऑन इंटरेस्ट। कहीं ना कहीं ये डोमिनेट कर रहे हैं। द डेवलपिंग कंट्रीज ऑफन कंप्लेन ऑफ नॉन ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स एंड WTO बीइंग पुश्ड अराउंड बाय बिग पावर्स। दैट मीन्स कौन डोमिनेट कर रहा है? वेस्ट कंट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA, ठीक है। द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1957, ठीक है। ये गड़बड़ हो गया, ठीक है। कब बनी है? 1957. It came into being to implement US President Dwight Eisenhower's Atoms for Peace proposal. मतलब ये ध्यान रखते हैं कि जो आप एनर्जी यूज़ कर रहे हो, ठीक है, ऑटोमिक एनर्जी, वो सिर्फ पीसफुल पर्पज़ के लिए यूज़ हो, है ना। न्यूक्लियर वेपन्स मिलिट्री पर्पज़ के लिए यूज़ ना हो। इट सिक्स टू प्रमोट द पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड टू प्रिवेंट इट्स यूज़ फॉर मिलिट्री पर्पज़। ये जाके सर्वे कर दें, है ना, राइट।
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी टीम्स रेगुलरली इंस्पेक्ट, देखो कर रही है ना, इंस्पेक्ट न्यूक्लियर फैसिलिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड टू इंश्योर दैट सिविलियन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी रिएक्टर्स आर नॉट बीइंग यूज्ड फॉर मिलिट्री पर्पस। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं किसकी, एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है, अब किसके बारे में बात करेंगे हम, एमनेस्टी इंटरनेशनल, राइट। एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में मैंने अभी आपको बताया है ना, एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में भी मैंने आपको बताया कि इट वर्क्स लाइक एन NGO। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल किसकी तरह काम कर रही है, एक NGO की तरह, राइट। ये अपनी रिपोर्ट पब्लिश करता है, राइट, ये अपनी रिपोर्ट पब्लिश करेगा। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एन NGO that campaigns for the protection of human rights, right, all over the world. It promotes respect for all the human rights in the Universal Declaration of Human Rights. It believes that human rights are interdependent and indivisible. It prepares and publishes report on ह्यूमन राइट्स, देखो रिपोर्ट पब्लिश कर रहा है, देखो। और ये भी बताया ना मैंने, गवर्नमेंट हैप्पी नहीं होती इनसे, गवर्नमेंट आर not always happy with these reports since the major focus of Amnesty International is the misconduct of government authorities, क्योंकि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अगर कुछ गलत कर रहा है तो रिपोर्ट पब्लिश कर रहे हैं। Nevertheless, these reports play an important role in research and an Amnesty International advocacy. Human Rights Watch is another international NGO involved in research and advocacy on human rights. It is the largest international human rights organization in the US. It draws the global media's attention to human rights abuses. कहीं पे भी human rights का violation हो रहा हो तो उस चीज़ को देखते हैं। It helped in building international coalitions like the campaigns to ban landmines, to stop the use of child soldiers, and to establish the International Criminal Court (ICC). ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के इश्यूज़ को रेज कर रही है, ह्यूमन राइट्स का कहीं वायलेशन हो रहा है तो उन चीज़ों को ये रेज कर रहे हैं। सो दैट वाज आवर होल चैप्टर रिलेटेड टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसे 2 पार्ट में हमने कवर करा है। पहले पार्ट में मैंने आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया, देन UNO एंड UNO की मेन एजेंसीज, UNO के ऑर्गन्स के बारे में बताया। एंड इस क्लास में हम लोगों ने बात करी UN रिफॉर्म्स के बारे में, इंडिया परमानेंट मेंबरशिप क्यों मिलनी चाहिए, चैलेंजेस क्या आ रहे हैं। ठीक है, और ये जो कुछ अदर ऑर्गेनाइजेशन थी। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो मिस नहीं करना एंड अच्छे से पढ़ना है। एंड कुछ अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सो इस क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।